हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपके लिए हिंदी विषय का कक्षा 7 के बच्चों के लिए पेपर है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का है। तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लो। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? सारे के सारे प्रश्न देखिए करने अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 26 व 27वां प्रश्न प्रत्येक अंक 5-5 का, यानी दोनों प्रश्न 10 अंक के प्रश्न हैं। तो प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, यानी कि आपको उत्तर पुस्तिका मिलने वाली नहीं है अलग से, जो ये पेपर मिलेगा इसी में ही सवालों के जवाब देने। तो आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। बहु विकल्पात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है? तो इसका है ऑप्शन क, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। इसमें क ऑप्शन टिक कर लो। दूसरा प्रश्न, दादी माँ ने अपने संदूक से क्या निकाला? तो दादी माँ ने अपने संदूक से चमचमाता हुआ कंगन निकाला। इसका ऑप्शन हो गया ख। तीसरा प्रश्न, माँ बाप में समास है, तो ये है द्वंद्व समास है। ऑप्शन है ख। ख ऑप्शन को टिक लगा लो। चौथा प्रश्न है, एनीमिया होने के क्या कारण हैं? तो एनीमिया होने का कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इस चौथे का ऑप्शन हो गया क। पांचवा प्रश्न, एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ है। तो एक्सीडेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? दुर्घटना। ख ऑप्शन है इसका। छठा प्रश्न, श्याम एक किसान कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है? तो श्याम एक किसान कविता में जाड़े के मौसम का, सर्दी के मौसम का वर्णन किया गया है। तो ख इसका ऑप्शन हो गया। ख पे आप टिक लगा लो, जाड़े का। सातवां प्रश्न, बेखट के यहाँ आया करो, माधव दास ने यह किससे पूछा? ये चिड़िया से पूछा। पूरा पाठ पढ़ लो, समझ में आ जाएगा किससे पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन है क, सातवें का क पे टिक लगा लो। आठवां प्रश्न, अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है? तो ये है जापानी भाषा में लिखी हुई कहानी है अपूर्व अनुभव। क पर टिक लगा लो। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना प्रत्यय से मिलकर बना है? तो आना है यहाँ पर, कमान भी नहीं हो रहा, निराला भी नहीं बैठ रहा, खदान भी नहीं बैठ रहा, यहाँ है आना, घराना। तो नौवे का ऑप्शन हो गया ख। ख पर टिक कर लो। 10वां प्रश्न, अपूर्व में उपसर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन है क, यानी आ। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11वें से 15वें प्रश्न तक में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरना है? जो इनके प्रश्नों के सामने ही 2 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से उचित शब्द जो सही शब्द है उसको इस रिक्त स्थान में भरना है। तो 11वां प्रश्न है, रोहिणी उठकर अपने रिक्त स्थान विजय बाबू के पास गई। तो विजय बाबू रोहिणी के कौन है? पिता हैं या पति हैं? तो वो पति हैं विजय बाबू। तो यहाँ आ जाएगा पति। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। 12वां प्रश्न, रिक्त स्थान कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? कौन से कणों की कमी से एनीमिया होता है? लाल कणों की कमी से। तो यहाँ आ जाएगा लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। 13वां प्रश्न, घुटनों पर रखी एक चादर सी रिक्त स्थान को कहा गया है। यहाँ किससे तुलना की गई है? घुटनों पर रखी एक चादर सी। किसको कहा गया है? नदी को या झरने को? तो नदी को कहा गया है कहानी में लेखक ने। तो घुटनों पर रखी एक चादर सी नदी को कहा गया है। 14वां प्रश्न, यासुकी चान तोत्तो चान का रिक्त स्थान से ग्रसित मित्र था। पोलियो से या लकवा से? पोलियो से ग्रसित मित्र था, यानी यासुकी चान तोत्तो चान का पोलियो से ग्रसित मित्र
था। 15वां प्रश्न, पक्षी रिक्त स्थान की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। पक्षी कहाँ पर? पेड़ की पर या रस्सी पर? तो पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। तो पक्षी पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलने का सपना देखते हैं। अब आ गए हैं सत्य और असत्य कथन की पहचान करना। 16 से लेकर और 20 तक के प्रश्न हैं जो कथन दे रखे हैं। अब वो हमें बताने, चेक करने, लिखना है सत्य है वो कथन सही हैं या गलत हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 16 है, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की ऊंचाइयां पाने की है, ये सही बात है या गलत बात है? पक्षियों की अभिलाषा, पक्षी क्या पिंजरे में रहना चाहता है? नहीं, पक्षी उड़ना चाहता है आकाश में, ऊंचाइयां पाने की है, तो ये कथन सत्य है। तो सत्य लिख दीजिए ब्रैकेट में, कोष्टक में, इसके सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसके अंदर। 17वां प्रश्न, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। तो हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिख दो सत्य। 18वां प्रश्न, मुरली वाला पहले कचौड़ी बेचा करता था। क्या मुरली वाला पहले कचौड़ी बेचा करता था? नहीं, तो ये क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। 19वां प्रश्न, जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता है उन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। सत्य कथन है बिल्कुल, जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता है उन्हें प्लेटलेट या बिंबाणु कहते हैं, तो यहाँ लिख दो सत्य, इसके सामने जो ब्रैकेट है नीचे। 20वां प्रश्न, रक्तदान एक प्रकार से पुण्य का काम होता है। बिल्कुल सही बात है, रक्तदान करने से किसी इंसान की जान बच सकती है, इसलिए रक्तदान एक प्रकार से पुण्य का काम होता है, तो यहाँ लिख दिए सत्य लिख दीजिए। अब आ गया गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने, 3 प्रश्न हैं उनके उत्तर देने, तो गद्यांश को ढंग से पढ़ लो। फ्री के नंबर हैं, मुफ्त के नंबर हैं गद्यांश में, क्योंकि सारे उत्तर दिए हुए होते हैं। अब गद्यांश पढ़ देता हूँ जल्दी से। लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, बीच में से पिचके हुए, बालूशाही की तरह। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो चलिए प्रश्नों पर चलते हैं और इस गद्यांश में से उत्तर देते हैं। 21वां प्रश्न है जिसका उत्तर गद्यांश में से देना है। लाल रक्त कणों की बनावट कैसी होती है? तो गद्यांश में से देख लो, बालूशाही की तरह होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में से दबे हुए। बिल्कुल ऐसा कैसे गद्यांश में है, गद्यांश में से लिख के देख के लिख लो, मैंने लिख दिया है। 22वां प्रश्न, 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कण कितने होते हैं? तो देखिए गद्यांश में इसका उत्तर दिया हुआ है, 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण होते हैं। 23वां प्रश्न, लाल कण शरीर में क्या काम करते हैं? सांस लेने पर, इसका उत्तर है गद्यांश का ही है, सांस लेने पर जो ऑक्सीजन हम हवा से प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम ये लाल कण करते हैं। अब गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हमें अपने को याद किए हुए प्रश्न के उत्तर देने, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 24वां प्रश्न, रो रो कर का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना रो रो कर। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तो इसमें मैंने लिखा है रामू के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रामू की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। ये वाक्य में प्रयोग कर दिया है मुहावरे का। अगला प्रश्न है
नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए। नदियों से 3 क्या, बहुत सारे लाभ हैं। पानी पीने को मिलता है, उससे सिंचाई करने के लिए मिलता है। तो मैंने लिख दिया, देखिए नदियों से होने वाले लाभ, मुख्य लाभ हैं। नदियों का जल सिंचाई के काम आता है, यानी कि जो हम कुछ पौधे वगैरह उगाते हैं उनमें नदी से ही पानी लेते हैं। दूसरा, आने जाने तथा व्यापार का माध्यम होती हैं। जैसे कहीं जाना आना हो तो कैसे जाएंगे पानी में, नाव में बैठ के। इस किनारे से उधर जाना है, उस किनारे से इधर आना है, तो व्यापार का माध्यम और जाने आने का माध्यम होती हैं। तीसरा, अनगिनत जीवों का ये आवास है। देखिए कितने जीव रहते हैं इसमें, कछुए, ये अपने मछली, दुनिया भर के केकड़े, मगरमच्छ, ये सब बिना नदी के, बिना पानी के क्या होगा, सब मर जाएंगे। तो नदियों के ये तीसरा लाभ है। चौथा, इन पर बांध बनाकर बिजली तैयार की जाती है। जो हम घरों में हमारे बिजली जलती है, ये इन नदियों पर, नदियों का बांध बनाकर इनसे बिजली तैयार की जाती है। ये मुख्य लाभ हो गए, और भी बहुत सारे लाभ होते हैं नदियों से। अगला प्रश्न है 26वां। चिड़िया ने माधव दास से क्या कहा। देखिए चिड़िया ने तो माधव दास से बहुत लंबी चौड़ी बात की थी। पूरी कहानी पढ़ोगे ना तो बहुत लंबी बात है, मैंने तो छोटा सा ही लिखा है इसमें। चिड़िया ने माधव दास से कहा कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच न करें। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है। श्याम एक किसान, एक कविता का नाम है श्याम एक किसान, जो आपके कोर्स में है हिंदी की में। कविता हमें क्या संदेश देती है। श्याम एक किसान कविता हमें क्या संदेश देती है। श्याम एक किसान कविता में कवि ने जाड़े की शाम को के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किसान के रूप में किया है। किसान बना दिया पूरा उस प्राकृतिक दृश्य को, और करके प्रकृति की सुंदरता तथा विशेषता को बताया है कि हमारे जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है, हमारे जीवन में प्रकृति कितना महत्व रखती है, जिसमें पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पशु पक्षी होते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है 28वां। अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण एक दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। तो लिख दो प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य, अगर प्रधानाचार्य हैं आपके स्कूल में तो प्रधानाचार्य, और प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक लिख दो। तो श्रीमान, सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिख दो, और स्कूल जिस जगह पर है, जहाँ पर है, उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है राजकोट, गुजरात के अंदर ये स्कूल है। विषय, घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण अवकाश हेतु, घर पर कोई काम है इसलिए अवकाश चाहिए, यही हमें लिखना है अब प्रार्थना पत्र। अब आ जाएगा मान्यवर। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मुझे घर पर अति आवश्यक कार्य है, इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। दिनांक लिख दो, इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे नाम लिख दो, बीच में दस्तखत हो जाएंगे, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, कक्षा का नाम आ जाएगा। इसी के साथ मैं कक्षा 7 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।